हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लोरियस नर्सिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो हम आपके लिए कुछ और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि नर्सिंग एप्टीट्यूड के हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एज ऑफ एडमिशन ऑफ मेसर, मतलब किस एज में मेसर्स क्या है, मेसर्स एक इंजेक्शन जो कि पूछ रहा है किस एज के बच्चों को दिया जाता है, कब एडमिशन इसका किया जाता है, कब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो इसमें आपको दिया ऑप्शन नंबर 1 18 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 4 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 2 मंथ, ऑप्शन नंबर डी 9 मंथ। तो इनमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कब दिया जाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है दोस्तों, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड, स्मॉल पॉक्स इरेडिकेटेड, इरेडिकेटेड मींस खत्म करना या समाप्त होना। तो बोला स्मॉल पॉक्स को कब खत्म किया गया था या समाप्त किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 1977, ऑप्शन नंबर बी है 1978, ऑप्शन नंबर सी है 1980 और ऑप्शन नंबर डी है 1992। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एरेडिकेटेड किया गया था, कब किया गया था 1980 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, मेन बर्थ वेट इज इंडिया इन इंडिया इज, मतलब बर्थ के समय इंडिया में कितना वेट होता है, बर्थ के समय बच्चों का कितना वेट होता है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए है आपका 2.0 से लेके 2.3 केजी तक, ऑप्शन नंबर बी में है 2.3 से लेके 2.5 केजी तक, ऑप्शन नंबर सी में है 2.5 से लेके 2.9 केजी तक, ऑप्शन नंबर डी है 3.0 से लेके 3.5 केजी तक। आपका आंसर राइट क्या होगा, कितना केजी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये तो बेटा एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता होगा। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ऑप्शन नंबर ए दिया रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर बी दिया लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी दिया एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर डी दिया पॉलर एलरिच। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी लुईस पास्चर कौन क्या कहते हैं, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। इसी के साथ एक भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी के फादर कौन है। तो आते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर सेकंड के बी क्या है लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर सी है एडवर्ड जेनियर, ऑप्शन नंबर डी है पॉल एलरिच। ऑप्शन तो आपको सेम ही दिया है, लेकिन इनमें कौन है बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या सही होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसको माना जाता है, रॉबर्ट कोच को। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हु कॉल्ड फादर ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के फादर कौन है, किसको कहा जाता है मेडिसिन का फादर। तो आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर डी है बी है लॉर्ड लिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन नंबर डी है डार्विन। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसको कहा जाता है फादर ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन नंबर सी हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, द नर्स विल नीड टू असेस द पेशेंट, ये पेशेंट लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस ऑफ क्लीन इंटरमीडिएट सेल्फ कैरेक्टराइजेशन फॉर अ पेशेंट विथ विच यूरिनरी डिवीजन। पूछा है कि नर्स चाहती है एसेस करती परफॉर्मेंस क्लीनिंग का, इंटरमीडिएट ड्यूरिंग इंटरमीडिएट मतलब बीच के सेल्फ कैरेक्टराइजेशन का, तो विथ पेशेंट
विच यूरिनरी डिवीजन, किसमें यूरिनरी को डिवीजन करेगी। इनमें से ऑप्शन नंबर आपको ए दिया है एलियल कंड्यूट, ऑप्शन नंबर दिया है कॉक पॉच, ऑप्शन नंबर सी दिया है नियोब्लेडर, ऑप्शन नंबर डी दिया डिस्ट्रिब्यूटोमी। तो इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो कि आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी कॉक पॉच आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट, मतलब नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, हु इज हैविंग डिफिकल्टी ब्रीथिंग, जो पेशेंट है वो किससे सामना कर रहा है, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, मतलब सांस लेने में उसे प्रॉब्लम है, रिस्पायरेशन करने में उसको प्रॉब्लम है। फिर क्या कह रहा है, द पेशेंट इज लेइंग इन अ बेड एंड इज ऑलरेडी रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी विद नेजल कैनुला, जो पेशेंट है वह ऑलरेडी क्या कर रहा है, ऑक्सीजन थेरेपी और नेजल कैनुला लगा हुआ है उसको ऑलरेडी पहले से। फिर क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग द नर्स, इट मींस अ नर्स प्रायोरिटी, अब उसमें नर्स की प्रायोरिटी क्या होगी उसके बाद। एक पेशेंट है जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम है, वह पेशेंट क्या कर रहा है, ऑलरेडी उसको क्या है नेजल कैनुला और ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है पर्टिकुलर, और ऑलरेडी कंटिन्यू दी जा रही है। उसके बाद एक नर्स का क्या रोल है, उसके साथ क्या करेगा, क्या केयर प्रोवाइड करेगा, वही आपको बताना है। अब आते हैं और इसका ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज द ऑक्सीजन फ्लो, क्या हम उसके ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे, अगर सांस लेने में उसको प्रॉब्लम है ऑक्सीजन थेरेपी दी जा रही है तो उसको हम ऑक्सीजन को बढ़ा देंगे। ऑप्शन नंबर बी है असिस्ट द पेशेंट विद फॉलोअर पोजीशन। फिर उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी प्रमोट रिमूवल द पल्मोनरी सिक्रीशंस। फिर ऑप्शन नंबर डी अटेन द स्पेसिमेन एंड आर्टेरियल ब्लड गैस। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी असिस्ट द पेशेंट विद फॉलोअर पोजीशन। पेशेंट को हम फॉलोअर पोजीशन में लिटाने की कोशिश करेंगे, फॉलोअर पोजीशन देने की कोशिश करेंगे। फॉलोअर पोजीशन में क्या होता है, रिस्पायरेशन हमारा आसानी से हो जाता है। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हेन अ पेशेंट इन द टर्मिनल स्टेज ऑफ लंग कैंसर बीइंग टू एक्सहिबिट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस अ मेजर नर्सिंग प्रायोरिटी इज अ। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक पेशेंट है जो कि लंग्स कैंसर से क्या है पीड़ित है और वह लास्ट स्टेज में चल रहा है। फिर उसके बाद क्या है, पेशेंट जो है लंग्स कैंसर से पीड़ित है और लास्ट स्टेज में चल रहा है, तो उसमें उसको और क्या हो रहा है, कॉन्शियसनेस, वो बेहोश होते जा रहा है, तो उसमें कॉन्शियसनेस होते जा रहा है, तो वह क्या उसको क्या मतलब नर्स जो होगी क्या केयर प्रोवाइड करेगी, तो वह नर्स क्या केयर प्रोवाइड करेगी। ऑप्शन आपको दिया है, नर्स की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सीधी सी बात। ऑप्शन नंबर ए दिया प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम इंजरी, ऑप्शन नंबर बी दिया इंसर्ट एंड एनीवे एयरवे, ऑप्शन नंबर सी एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, ऑप्शन नंबर डी विथड्रॉ ऑल द मेडिकेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा प्रोटेक्ट द पेशेंट फ्रॉम द इंजरी, मतलब जो पेशेंट है उसको हम लोग पहले सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, कहीं ऐसा ना हो कॉन्शियस हो रहा है तो बेड से नीचे गिर जाए, बेड से नीचे गिर जाएगा तो कोई ट्रॉमा हो जाएगा, कोई चोट लग जाएगी, इसके लिए सबसे पहले उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी, मतलब उसको इंजर्ड होने से बचाएंगे कि उसको कोई चोट उठ ना लगे। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच एलिमेंट इन द सर्कुलर चेन ऑफ इंफेक्शन कैन बी एलिमिनेटेड बाय प्रिजर्विंग स्किन इंटीग्रिटी। क्या है, कौन सा ऐसा चेन है जो कि स्किन इंजरी को क्या करता है, एलिमिनेट प्रिजर्विंग, मतलब स्किन एनर्जी से प्रिजर्व करना है, स्किन एनर्जी को बचाना है, तो हमको क्या करना होगा इन्फेक्शन से। ऑप्शन नंबर ए फास्ट, ऑप्शन नंबर बी है रिवर्सिबल, ऑप्शन नंबर सी है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, ऑप्शन नंबर बी है पोर्टल ऑफ एंट्री। तो पोर्टल ऑफ एंट्री, उसके बाद क्या होगा इसमें से आपका राइट आंसर पोर्टल ऑफ एंट्री, मतलब एंट्री को सबसे पहले रोकेंगे, किसका, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। फिर उसके बाद आते हैं स्किन क्या होती है, हमारी ऊपरी लेयर होती है, इसकी वजह से क्या होता है, इसमें कोई भी माइक्रोब्स कोई भी इन्फेक्शन काज हो सकते हैं,
इसके लिए पहले ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, पोर्टल ऑफ एंट्री, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं, इसका राइट आंसर ये था क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? When are removing a contaminated gown, the nurse should be careful that the first thing she touched is the, बोल रहा है रिमूविंग, रिमूव मतलब निकालना। कंटामिनेटेड गाउन एक है जो नर्स शुड भी उसको रिमूव करना चाहते हैं, उसमें उसकी फर्स्ट केयर क्या, मतलब उसको क्या ध्यान देना चाहिए उसको टच करने से पहले। मान लीजिए कोई गाउन है, गाउन हम पहने हुए हैं ऊपर से नीचे तक, अगर वो कंटामिनेटेड हो रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको कैसे हम रिमूव करेंगे, उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी नर्स की। ऑप्शन नंबर ए है विच टाई एंड नेगेटिव एट द बैक ऑफ द गाउन। फिर ऑप्शन नंबर बी है विच टाई इन फ्रंट ऑफ गाउन। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी कफ्स ऑफ गाउन। ऑप्शन नंबर डी है इनसाइड द गाउन। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विच टाई एंड नेक ऑफ द बैक ऑफ द गाउन। मींस हम पहले सबसे पहले नेक के पास जो टाई किया रहेगा उसको रिमूव करना वहां से कोशिश करेंगे, ना कि हम इन्फेक्टेड एरिया से करेंगे। 12 पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या, when transforming a patient from a bed to a chair the nurse should be well measured to avoid back injury। अगर हम किसी पेशेंट को बेड से चेयर पे बैठाने जा रहे हैं या ट्रांसफर करने जा रहे हैं, व्हील चेयर होती है ना, अगर बेड से हम उसको पेशेंट को व्हील चेयर पे ट्रांसफर करने जा रहे हैं, द नर्स शुड बी विच मसल्स अवॉइड बैक इंजरी। तो नर्स कौन सा ऐसा मतलब शुड बी कौन सा ऐसा ध्यान देगी, मतलब उसको मसल्स अवॉइड करेगी कि उसको बैक इंजरी ना हो। तो इनमें से आपका आंसर क्या होगा कि जब एक पेशेंट को बेड से चेयर पे प्रोवाइड किया जा रहा है या ट्रांसफर किया जा रहा है, तब उस समय जो नर्स है उसको ध्यान रखना है कि उसको कोई बैक इंजरी ना हो। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है एब्डोमिनल मसल्स, ऑप्शन नंबर बी है बैक मसल्स, ऑप्शन नंबर सी है लेग मसल्स, ऑप्शन नंबर डी है अपर आर्म मसल। तो किस पे वो ज्यादा प्रेशर करने की कोशिश करेगी, किस पे ज्यादा प्रेशर देगी, तो इनमें आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेग मसल। वो किस पे ज्यादा जो प्रेशर देगी, लेग मसल्स पे ज्यादा प्रेशर देगी, जिसकी वजह से कोई भी बैक इंजरी होने के चांसेस नहीं रहेंगे। फिर उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग ऑर्डर इन द पेशेंट विथ मेजर हेड ट्रॉमा हु इज अबाउट टू रिसीव बाउल्स इंटरल फीडिंग। मतलब आपको यह कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा पेशेंट है जो कि हेड ट्रॉमा मतलब गहरी चोट उसको लगी है, डीप चोट लगी है, जिसके वजह से वह जो मतलब फूड रिसीव कर रहा है, बॉवल में जो रिसीव कर रहा है उसको वह बता नहीं पा रहा है कि वो कितना अमाउंट में रिसीव करना है उसको और कितना उसको एक्सक्रीट करना है। तो वह उसके लिए हम एक नर्स की जिम्मेदारी क्या होगी कि वह कैसे मेजर करेगी कि वह इसको रिसीव करने या कितना कितना फीडिंग कराना है, किसका कितना उसको देना है, कितना एक्सक्रीट कराना है, वो कितना एक्सक्रीट करेगा, कितना फीडिंग होगी, यह कैसे पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए है मेजर इनटेक एंड आउटपुट, चेक एब्डोमिनल लेवल, मॉनिटर ग्लूकोज लेवल, इंक्रीज इंटरनल फीडिंग। क्या हम उसकी इंटरनल फीडिंग को बढ़ा देंगे, आपको नहीं पता रहेगा तो उसको कितना इंटरनल फीडिंग देना है, तो नहीं, कितना फीडिंग कराना है उसके लिए हम क्या करेंगे, मेजर इनटेक एंड आउटपुट, कितना वह इनटेक कर रहा है, कितना आउटपुट कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, मेजर इनटेक एंड आउटपुट, जो कि मतलब अगर उस पेशेंट को कोई ट्रॉमा है हेड में जिसके कारण वह बता ऑर्डर नहीं कर पा रहा है, कितना उसको लेना है, फूड इनटेक करना है, कितना उसको फीडिंग कराना है, ये नहीं पता चल रहा है, इसके लिए इस वजह से हम क्या करेंगे, फूड फीडिंग कराने के लिए हम उसका इनटेक और आउटपुट को मेजर करेंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, when assessing the lower SMID for arterial function which intervention should be nurse perform। बोल रहा है कि लोअर एक्समिड्स को आर्टियल फंक्शंस को जानने के लिए हमको नर्स क्या करेगी, क्या परफॉर्म करेगी,
इनमें से ऑप्शन नंबर ए असेसिंग द medial malleoli for repeating edema, ऑप्शन नंबर बी है परफॉर्मिंग एलेंस टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी है assessing the hormone sign, ऑप्शन नंबर बी है palpating the pedal pulse। मतलब जो नर्स है वह लोअर एक्समिटर को आर्टिकल फंक्शंस को जानने के लिए क्या करेगी, तो ऑप्शन नंबर डी पाल्पेटिंग एंड पेडल पल्सेस, वह पाल्पेट करेगी और पेडल पल्स को मेजर करेगी। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, which of the following aspect of nursing is essential to defining it as both a profession and a discipline। मतलब कह रहा है कि आप नर्सिंग में क्या जरूरी है, नर्सिंग प्रोफेशन में क्या जरूरी है, और नर्सिंग को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, बोथ प्रोफेशंस और डिसिप्लिन। हमको कैसा प्रोफेशन रखना है, कैसा डिसिप्लिन रखना है, और उसको हम डिफाइन करते हैं। कैसे करते हैं, ऑप्शन नंबर ए स्टेबलाइज्ड स्टैंडर्ड ऑफ केयर, हम जो केयर देंगे वो स्टैंडर्ड केयर देंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा बोल रहा है। ऑप्शन नंबर बी है प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है प्रैक्टिस सपोर्टेड बाय साइंटिफिक रिसर्च, ऑप्शन नंबर डी एक्टिविटीज डिटरमाइंड बाय स्कोप ऑफ प्रैक्टिस। तो इनमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी प्रैक्टिस सपोर्ट बाय साइंटिफिक रिसर्च। प्रैक्टिस के साथ साथ हम साइंटिफिक रिसर्च भी करते रहेंगे, इससे हमारा प्रोफेशन और डिसिप्लिन दोनों मेंटेन रहेगी।